एक दिन जब सुषमा नैना के कमरे में जाकर उसका कुछ पुराना सामान ढूंढ रही होती है, तभी अरे वाह, ये डायरी तो कितनी सुंदर है। लगता है नैना की अपनी प्राइवेट डायरी है। लेकिन ये क्या, इसमें ये सब क्या है? फिर सुषमा उस डायरी में सागर और नैना के फोटोज देखकर एकदम हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, सागर और नैना के इतने सारे फोटोज! एक दूसरे को जानकर इन दोनों को एक महीना भी नहीं हुआ है, तो फिर इन दोनों की अलग अलग जगह पर खींची हुई इतनी सारी फोटोज कैसे हो सकती है? आखिर इनका क्या चल रहा है? इसका मतलब यही है कि ये नया वाला सागर ही पुराना वाला सागर है। फिर सुषमा नैना को बुलाती है और वो उससे सच उगलवाती है। वो माँ, दरअसल देख नैना, अब जो भी है सच सच बता, तुझे मेरी सो, क्या ये सागर वही सागर है जिसके साथ तेरा अफेयर चल रहा था? हाँ माँ, जिस सागर को आपने मेरे लिए ढूंढा है वही वो सागर है जिसके साथ मेरा अफेयर था। अब ये बात बड़ी ही अजीब है, लेकिन यही सच है माँ। क्या? हाँ माँ, जब आपने कह दिया था कि आप मेरे और उसके रिश्ते को नहीं स्वीकारोगे, तब मैंने उसे जाकर सब बता दिया था और हम दोनों अलग भी हो गए थे। लेकिन किस्मत ने हमें दोबारा मिलवा दिया, वो भी आपके द्वारा। खुशकिस्मती से आपने जिस पंडित जी को मेरी फोटो दी थी, उन्होंने वही फोटो आगे सागर के घर वालों को भेज दी और फिर आप उनसे मिली और इस तरह से ये रिश्ता पक्का हो गया। अक्सर जो करिश्मे बस फिल्में और कहानियों में होते हैं, वही हकीकत में मेरे साथ भी हुआ है। नालायक लड़की, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी? सॉरी माँ, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने आपको बता दिया कि ये वही सागर है, तो आप हमारा बना बनाया रिश्ता फिर से ना तोड़ दो। इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया माँ। लेकिन प्लीज माँ, आपने देखा ना, वो भले ही दूसरी जात का है, लेकिन वो और उसका परिवार कितने अच्छे लोग हैं। और माँ, अब आप भी उन लोगों को अच्छी तरह से जान गई हो, तो आप अब भी नहीं मानोगी क्या कि मेरे लिए उससे बेहतर लड़का और कोई हो ही नहीं सकता? बताइए माँ। बात तो तूने सही कही और मैं भी ये बात मानती हूँ। चल कोई बात नहीं, तेरा डर भी जायज है। और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि मेरे फैसले के बाद तूने उससे अलग होना ही सही समझा। और ये बात यही दर्शाती है कि तू उससे पहले मुझे रखती है और तेरी यही खूबी अच्छी है। वरना आजकल के नौजवान अपने प्रेमी प्रेमिका के सामने घर परिवार वालों को भूल ही जाते हैं। उनके आगे अपने घर वालों को वो कुछ भी नहीं समझते। हाँ माँ, ये बात भी है। और बेटा, सागर वाकई में बहुत अच्छा लड़का है। उससे अच्छा लड़का तो मैं तेरे लिए ढूंढ ही नहीं पाती। और शायद भगवान ने ही तुम दोनों का साथ लिखा था, इसीलिए ऐसे अलग होकर भी तुम दोनों वापस एक हो गए और अब शादी के अटूट बंधन में बनने वाले हो। भगवान तुम दोनों को बस हमेशा सुखी रखे। थैंक यू सो मच माँ। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और अब मेहंदी और संगीत के फंक्शन के लिए बेला नैना के लिए अपनी पसंद की ड्रेस चुनती है। वाह, मैं तो तुम्हें इस प्यारे लहंगे में सोचकर ही खुश हो रही हूँ। फिर देखने के बाद क्या ही होगा मेरा। नैना, प्लीज इसे ही पहनना तुम, मेरी बहुत ख्वाहिश है। हाँ, ये ड्रेस मॉडर्न जरूर है, लेकिन यकीन करो मेरा, इस ड्रेस में तुम एकदम कमाल की लगोगी। ठीक है बेला भाभी, लेकिन नैना, ये भी कोई लहंगा हुआ क्या? अरे ये उसकी मेहंदी की रस्म है और इससे अच्छा तो वो कोई गाउन या जीन्स पैंट ही पहन लेती। अरे मॉडर्न फैशन की भी हद होती है, लेकिन उसके नाम पर तुम कुछ भी उठाकर लाती हो। अरे नहीं अंजलि भाभी, बेला भाभी ने जो लहंगा चुना है वो भी अच्छा है। और बेला भाभी, आप निराश मत होइए, मैं मेहंदी और संगीत में यही पहनूंगी। लेकिन नैना, अरे तुम बीच में बकवास क्यों कर रही हो? अपने काम से काम रखो ना, बेवकूफ कहीं की। चलो नैना, मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ, फिर हम दोनों ज्वेलरी की शॉपिंग करने जाएंगे।
इस पर वो नया ट्रेंडिंग वाला नेकलेस बहुत जचेगा। शाम में चलेंगे हम। एक शोरूम है, वहां पर सब कुछ मिलता है, तो हम तुम्हारी शादी की सारी ज्वेलरी वहीं से लेंगे। ठीक है भाभी, जैसा आप कहो। फिर नैना मेहंदी और संगीत के फंक्शन के ड्रेस की फोटो सागर को भेजती है। और तभी, क्या नैना, अरे ये कैसा आउटफिट चुना है तुमने? जिसका डर था वही हो रहा है। अरे तुम अपनी भाभीियों के कारण फिर से बेकार ड्रेसेस चुन रही हो। ऐसी बात नहीं है सागर, बेला भाभी की ख्वाहिश है कि मैं संगीत और मेहंदी में यही ड्रेसेस पहनूं। प्लीज सागर, इसे बेकार मत कहो ना। अच्छा ठीक है, बेकार शब्द इस्तेमाल करने के लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी भाभीियों की शादी हो चुकी है और अब तुम्हारी शादी होने जा रही है, तो तुम्हें भी अपनी पसंद की ड्रेसेस पहननी चाहिए ना। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रही। अरे तुम तो सब उनकी मर्जी के अनुसार ही कर रही हो। मैं जानती हूँ सागर, लेकिन मेरी लाइफ में मेरी भाभीियों का बहुत महत्व है और आज तक उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। यहाँ तक कि हम दोनों के अफेयर के बारे में भी मैंने सबसे पहले उन दोनों को ही बताया था और उन्होंने उसमें मेरा बहुत साथ दिया है, दुख में भी और सुख में भी। इसीलिए मुझे उन्हें ऐसे मना करना अच्छा नहीं लगता सागर। ठीक है नैना, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं फिर भी एक बार कह रहा हूँ कि ये ड्रेसेस तुम पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। सागर से बात करने के बाद में नैना उसके बारे में बहुत सोचती है। वैसे देखा जाए तो सागर की बात भी सही है। ये बोल्ड लहंगा मुझ पर इतना सूट नहीं होगा, लेकिन बेला भाभी का क्या करूं मैं? उन्हें कैसे मना करूं? सगाई के वक्त भी मैंने उनके द्वारा पसंद किया आउटफिट नहीं पहना था, और अगर अब भी मैंने फिर से नहीं पहना तो उन्हें और बुरा लग सकता है। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो ये ड्रेस पहनने का मेरा मन ही नहीं कर रहा। नैना 2 दिनों तक यही सोचती है और अंत में वो उस ड्रेस को अपने हाथ से थोड़ी थोड़ी जगह पर कट कर देती है। फिर फंक्शन के दिन वो झूठ मूठ का नाटक करती है। ओ नो बेला भाभी, ये ड्रेस तो खराब हो गया। कल मैंने इसे पहनकर देखा था और यहीं पर मैंने इसे खुला ही छोड़ दिया रात भर, और खिड़की भी खुली रह गई, तो लगता ही चूहे ने आकर इसे कुतर दिया। हे भगवान, अब क्या करें? अरे पागल लड़की, ऐसे कौन से सस्ते नशे करके सोती है तू, जो तूने ऐसे ड्रेस को खुला छोड़ दिया और ऊपर से खिड़की भी बंद करना भूल गई तू। मैं तो कहती हूँ कि फिर एक बार अच्छा ही हुआ। देखो नैना, अब तुम अपनी ही पसंद का कोई और लहंगा पहन लो। फंक्शन शुरू होने में बस कुछ ही समय बचा है। मेहंदी आर्टिस्ट भी आने ही वाली होगी, और तो और शाम के समय संगीत भी है, तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। इसलिए थोड़ा जल्दी करो। चुप कर अंजलि, अरे अपनी ये गंदी जबान बंद नहीं कर सकती क्या तुम? पूरा ड्रेस खराब हो गया और तुम कह रही हो कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। हाँ तो अच्छा ही हुआ ना, वरना बेचारी नैना को तुम्हारी पसंद का वो मॉडर्न लहंगा पहनना पड़ता, जिसमें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देखा ना माँ जी, अब सब आपके सामने ही हो रहा है। देखिए, ये अंजलि मुझे किस तरह से उकसा रही है। फिर मैं अगर कुछ कह दूं तो आप राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ जाती हूँ। अंजलि बहू, बेवजह आग में घी डालने का काम क्यों करती है तू? और तुम दोनों भी चुप हो जाओ। अब जो हुआ सो हो गया। और नैना बेटी, ये वक्त यहाँ खड़े रहकर हाय तौबा करने का नहीं है। जाकर अपनी पसंद का फटाफट से कुछ खरीद ले। हाँ नैना, और मैं भी चलती हूँ, लेकिन एक मिनट, मुझे तो यहाँ पर ढेर सारे काम हैं। हाँ बेला, इसीलिए तू यहीं पर रह। और नैना बेटी, तू तेजा अतुल के साथ चली जा, वही सही रहेगा तेरे लिए। ठीक है माँ। अतुल भैया तो बाहर गई है सामान लाने, लेकिन तेज भैया घर पर ही है, तो मैं उन्हीं के साथ चली जाती हूँ। और इस तरह से आखिरी समय पर मेहंदी के फंक्शन में नैना अपनी पसंद का ही लहंगा पहनती है। अरे वाह नैना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच सागर। और हाँ,
तुम भी इन कपड़ों में बहुत ही अच्छे लग रहे हो, लेकिन हल्दी के फंक्शन के समय। अरे नैना, ये क्या सादी सिंपल साड़ी पहन रही हो तुम? अरे आज तुम्हारी हल्दी है, तो तुम कोई मस्त मॉडर्न स्कर्ट या टॉप या जैकेट वाला ही लहंगा पहन लो ना। और वो तो आजकल कितना ट्रेंड में चल रहा है। मेरी फ्रेंड ने भी उसकी हल्दी में वही पहना था, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ। तुम्हें पता है, सबने उसकी भर भर कर तारीफें भी की थी। इतनी सुंदर लग रही थी वो उन कपड़ों में। अरे चुप करो तुम। कल हल्दी में ये साड़ी एक बार पहनने के बाद वापस इस्तेमाल करने के ये लायक ही नहीं बचेगी। और यही रस्म होती है, इसीलिए एक बार के लिए इतने महंगे कपड़े क्यों खरीदने हैं? देखो नैना, तुम ये साड़ी ही पहनो। माना कि इस पर ज्यादा कारीगरी नहीं हुई है, इसकी डिजाइन सादी ही सही, लेकिन बहुत सुंदर है और तुम इसमें बहुत अच्छी लगोगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये भी कोई साड़ी है क्या? तुम तो चुप ही करो। मेरा दिमाग ठिकाने पर ही है, लेकिन अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। अरे मेहंदी और संगीत का जिम्मा तुम्हारा था और शादी और हल्दी का जिम्मा मेरा है, इसीलिए तुम चुप ही रहो। मेरे इसमें तुम टांग मत अड़ाओ। क्यों? तुम चुप रही थी क्या उस दिन जब मेरी बारी थी? तो अब मैं क्यों चुप बैठूं? मैं भी बोलूंगी। तुम्हें चुप रहना ही होगा, वरना वरना क्या कर लोगी तुम? बताओ। ओह गॉड, आप दोनों फिर से शुरू मत हो जाओ। अंजलि भाभी, अगर आपने ये साड़ी सजेस्ट की है तो मैं यही पहनूंगी, आप चिंता मत कीजिए। पर नैना को वो साड़ी पसंद ही नहीं आती, इसीलिए वो उसे छुपा देती है। मुझे माफ करना अंजलि भाभी, मैं कल आप सबके सामने यही नाटक करूंगी कि ये साड़ी कहीं खो गई है और लास्ट मिनट पर मैं अपनी पसंद की कोई सुंदर साड़ी खरीद कर पहन लूंगी, क्योंकि मुझे भी ये साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। और अगर सागर ने भी मुझे इस साड़ी में देख लिया तो वो भी मुझ पर बहुत गुस्सा होगा। फिर अगले दिन नैना वापस नाटक करती है और अपनी पसंद की साड़ी खरीदकर हल्दी में वो वही पहनती है, लेकिन शादी के समय अच्छा लहंगा मिलने के लिए अंजलि लगातार 2 दिनों तक खूब मेहनत करती है। ये देखो मम्मी, नैना ने ये लहंगा फाइनल किया है। हे भगवान, और ये कैसा लहंगा है? उसे कहो कि ये उसकी शादी है, कोई मामूली तीज या त्योहार नहीं। सच में सागर, मुझे तो उसकी बड़ी चिंता हो रही है। तुम एक काम करो, उसे 2-3 डिजाइनर लहंगे भेज दो, फिर उसे जो सही लगेगा वो वही पहनेगी। जरा समझाओ उसे। क्या करती हो तुम भी? हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो। ये लहंगा तो मुझे भी पसंद नहीं आया, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं उसे जरूर समझाऊंगा, क्योंकि इस लहंगे को देखकर तो अब मुझे भी टेंशन आ रहा है। फिर जब सागर नैना से इस बारे में बात करता है, तभी, माफ करना सागर, लेकिन 2 बार मैं अपनी भाभीयों को चूना लगा चुकी हूँ, तो इस बार मैं नहीं लगा पाऊंगी। मुझे अंजलि भाभी ने लाया हुआ ही लहंगा बहुत पसंद। मुझे अंजलि भाभी ने लाया हुआ ही लहंगा पहनना होगा। तुम्हें पता है, उन्होंने लगातार 2 दिनों तक तपती धूप में भटक भटक कर ढूंढा है वो लहंगा, तो मैं उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ? देखो नैना, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हें 2-3 डिजाइनर लहंगे भेज रहा हूँ, तो उसमें से तुम्हें जो ठीक लगे वो चुन लेना और वही पहन लेना। लेकिन सागर, सागर मेरी बात तो सुनो। हे भगवान, ये कैसी दुविधा में फंस गई मैं। नहीं नहीं, अब मैं अंजलि भाभी को निराश नहीं कर पाऊंगी। शादी के बाद तो मुझे सब कुछ अपने पति और ससुराल वालों के लिए ही करना है, और यहाँ से जाते जाते मैं अपने किसी भी मायके वालों का दिल नहीं दुखाना चाहती। इसीलिए अब नैना शादी में अंजलि का चुना हुआ ही लहंगा पहनती है। सागर भी बहुत चिंतित होता है, जिस कारण वो चुपके से नैना के रूम में चला जाता है और वो उसे उस लहंगे में देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। मुझे लगा ही था नैना कि तुमने अपनी भाभी की पसंद का ही लहंगा पहना होगा, और इसीलिए मैं तुम्हें चुपके से देखने आ गया। सॉरी सागर, लेकिन मैं भी और क्या करती? अरे क्या करती का क्या मतलब है नैना?
मैं मानता हूँ कि तुम्हारी भाभीयों ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये तुम्हारी शादी है, कोई छोटा मोटा फंक्शन नहीं। और तुम्हारी भाभीयों को तो इतनी समझ होनी चाहिए थी ना कि वो तुमसे तुम्हारी पसंद के बारे में भी पूछे, लेकिन नहीं, वो तो बस अपने पहनावे का ही सुझाव देती रही। और ये सब कितना गलत है नैना। पर सागर, नहीं नैना, अब कुछ मत कहो। आज तुमने मुझे सच में निराश किया है। और ये ड्रेस तो माँ को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। देखो सागर, सच कहूँ तो मुझे भी ये लहंगा इतना पसंद नहीं आया। और तुमने जो डिजाइनर लहंगे भेजे थे वो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन अब मैं भी क्या करूँ सागर। अरे अब क्या करना है? जो करना था वो तो तुमने कर दिया है। तुम्हारी भाभीओं ने तो बस अपनी ही चलाई है। तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी खुशी की तो किसी को परवाह ही नहीं है। और ये सब देखकर तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि अंजलि भाभी और बेला भाभी की फैशन की चॉइस खराब है, लेकिन तुम्हें कम से कम अपने होने वाले ससुराल के बारे में और खासकर मेरी माँ के बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना। लेकिन नहीं। अरे तुम्हें तो हमारी कुछ भी नहीं पड़ी। मुझे माफ कर दो सागर। उतने में उन दोनों की नजर दरवाजे पर जाती है, जहां पर अंजलि और बेला खड़ी होती हैं, और वो दोनों उनके पास चली आती हैं। हमें माफ कर दो नैना, सागर बिल्कुल सही कह रहा है। हमने तुमसे तुम्हारी पसंद के बारे में कभी पूछा ही नहीं, उल्टा हम तो बस अपनी ही चलाते रहे। हाँ नैना, एक दूसरे को टशन दिखाने के चक्कर में हम दोनों ये बात भूल ही गए कि ये तुम्हारी शादी है और तुम्हारा इतना बड़ा दिन है। इसीलिए अब हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है नैना। और सागर, हमारी आंखें खोलने के लिए थैंक यू सो मच। और हम दोनों को माफ कर दो। सच में सागर, हमने बहुत गलत किया है, लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अरे नहीं भाभी, आप माफी मत मांगिए। और ये सारी बात इतनी समझदारी के साथ समझने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वरना आपकी जगह पर अगर कोई दूसरा होता तो ना जाने वो गुस्से में क्या क्या सुना देता। नहीं सागर, तुमने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। चलो नैना, तुम तो अब वो सागर ने बेचा हुआ ही लहंगा पहनोगी और हम दोनों तुम्हें तैयार करेंगे, तुम्हारी भाभिया। थैंक यू सो मच भाभी। और इस तरह से अंत में सब ठीक हो जाता है और नैना डिजाइनर लहंगा पहनकर मंडप में चली जाती है, जिसके बाद सागर और नैना की धूमधाम से शादी होती है। बानी और गर्व दोनों अलग हो जाते हैं। अरे अनुष्का बहू, ये रोटियां अभी तक यहाँ पर क्यों पड़ी है? तूने एक्स्ट्रा की रोटी बनाई क्या? नहीं माँ जी, ये रोटियां एक्स्ट्रा की नहीं है, बल्कि देवर जी के हिस्से की रोटियां हैं। आजकल वो अपने कमरे में ही रह रहे हैं। सुबह का नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने और अभी खाना भी नहीं खाया। हे भगवान, ये तो क्या बोल रही है बहू? मिथिला बहुत घबरा जाती है और वो खाना लेकर गर्भ के कमरे में चली जाती है। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, क्या बात है? बस यूं ही माँ, वो मैं सुबह वॉक करने गया था, तभी मैंने बाहर ही खा लिया था, इसीलिए मुझे भूख नहीं है। नहीं गर्भ बेटा, मेरा मन बोल रहा है कि कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहा है। ओफो माँ, आप भी ना खामखा चिंता करती रहती हो। मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूंगा ना, आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए। पक्का ना बेटा? हाँ माँ, पक्का। इतना कहकर मिथिला वहां से चली जाती है और एक दूसरे से दूर रहकर बानी और गर्भ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या सच में गर्भ सच कह रहा था? जितना मैं उसे जानती और समझती हूँ, वो वैसा लड़का बिल्कुल नहीं है। दिमाग कह रहा है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन दिल तो ये कह रहा है कि उसकी बातें सच है। क्या करूं? बानी खुद को रोक नहीं पाती और उसका गर्व के प्रति प्यार उसे उस तक खींच ही लेता है। बानी, मैं जानता था बानी कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। मेरा प्यार तुम्हें मुझ तक लेकर ही आएगा। सॉरी बानी, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। नहीं गर्व, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए।
मैंने तुम पर इतना बड़ा आरोप लगाया, ना जाने क्या क्या कहा, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं ही गलत थी। लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आई लव यू गर्व। आई लव यू टू बानी। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में गर्व एक सीए की इंटर्नशिप में लग जाता है, जिससे वो पैसे भी कमाने लगता है। फिर एक दिन, पंडित जी, जल्दी से देखिए और बताइए कि हमारे गर्व और बानी की शादी के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है? हाँ पंडित जी। हे भगवान, ये तो गजब हो गया। क्या हुआ पंडित जी? गर्व और बानी की कुंडली को देखकर जो मुहूर्त आ रहा है वो केवल आने वाले 2 हफ्ते तक का है, और अगर इन 2 हफ्तों में उनकी शादी नहीं कराई तो आने वाले 3 सालों में बानी और गर्व के जीवन में साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। फिर सीधे 3 सालों के बाद का ही मुहूर्त है। क्या? तो इसका मतलब हमें हमारी बच्चों की शादी आने वाले 2 हफ्तों के अंदर ही करनी होगी? हाँ मिथिला जी। हे भगवान, अब क्या करे वसुधा जी? हमें दोनों बच्चों की शादी करानी ही होगी, वरना बेवजह उन दोनों का भविष्य खतरे में चला जाएगा। लेकिन गर्व तो अभी पढ़ रहा है और इंटर्नशिप से थोड़े बहुत ही पैसे कमा लेता है। फिर ऐसे में कोई बात नहीं मिथिला जी, गर्व ने मुझे और इंद्रेश जी को वादा किया है कि वो सीए तो बनकर ही दिखाएगा, और उसकी बातों पर हमें पूरा विश्वास है। और सबसे जरूरी बात, हमारी बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। हाँ वसुधा जी, वो तो है। इस तरह से मुहूर्त के कारण बानी और गर्व की शादी जल्दी में हो जाती है, और इस दौरान अनुष्का कुछ भी नहीं कर पाती। एक पल में ही ये सब क्या हो गया? दोनों एक हुए तो हुए, लेकिन इस कदर। आखिरकार ये मेरी देवरानी बन ही गई। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। मैं चुपचाप नहीं बैठने वाली। इसे तो मैं अब भी घर के बाहर निकाल कर ही रहूंगी। अब अनुष्का अपनी देवरानी के साथ ठीक से पेश नहीं आती। अरे ओ देवरानी साहिबा, आज तुम्हारी छुट्टी है, इसीलिए तुम ही सारा काम करोगी। आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अनुष्का बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है? हफ्ते भर तो ये बेचारी जॉब पर ही काम करती है, एक दिन ही छुट्टी का मिलता है, और उस दिन भी तू इससे काम करवाना चाहती है। रोज तो ये तेरा आधा काम तो करके ही जाती है ना, फिर ऑफिस जाकर बाहर का भी काम संभालती है। रहने दीजिए माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा काम कर लूंगी भाभी, आप बेफिक्र रहिए। चलो अच्छी बात है। इतना कहकर अनुष्का अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। अरे बानी बहू, तू अपनी जेठानी के दबाव में मत आ। यह अनुष्का पहले से ही ऐसी है। लेकिन माँ जी, अगर वो पहले से ही वैसी है तो मैं भी उनकी तरह नहीं बनने वाली। अब जाने दीजिए, उनके कर्म उनके पास, और ये काम थोड़ी ना बाहर वालों के लिए है। ये काम तो मुझे अपने घर वालों के लिए करना है, तो क्या फर्क पड़ता है? सच में बहू, अनुष्का के आने से तो मेरे भाग ही फूटे थे, लेकिन तेरे आने से मेरे भाग ही खुल गए हैं। तुझ जैसी बहू भगवान जी हर सास को दे। शुक्रिया माँ जी। फिर वाणी सारा काम करने लगती है। फिर रात में जब गर्व पानी पीने के लिए उठता है, तभी वो रजत और अनुष्का के कमरे से चिल्लाने की आवाज सुन लेता है। अरे क्या घूमने चलो की रट लगा के रखी है तुमने? मेरा तुम्हारे साथ कहीं भी जाने का मन बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मुझे बख्श दो, और बार बार ये एक ही राग आलापना बंद करो। सच में तुम बहुत बदल चुके हो रजत। एक तुम्हारा छोटा भाई है और एक तुम हो। अरे देवर जी को देखो जरा, बानी और उनकी शादी हाल ही में हुई है, और उन दोनों में कितना प्यार है। वो दोनों एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं है। हाँ नहीं है, तुम्हारे साथ रहता हूँ उसी का शुक्र मना, और अब आज के बाद इस विषय पर मुझे कोई चिक नहीं चाहिए, समझ गई ना? अनुष्का और रजत के झगड़े देखकर गर्व बहुत चिंता में पड़ जाता है, और फिर वो अगले दिन ये सारी बातें बानी को बताता है। क्या? हाँ बानी,
भैया और भाभी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मुझे तो उन दोनों की बहुत चिंता हो रही है। हाँ गर्व, ये तो बहुत चिंता वाली बात है। मैं एक काम करता हूँ, मैं भैया से बात करता हूँ। नहीं गर्व, मेरे ख्याल से तुम्हें अभी उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बात उन दोनों के बीच में है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा हो और बस कल रात को ही झगड़ा हुआ हो। और झगड़ा किस पति पत्नी में नहीं होता। हाँ बानी, लेकिन कल के उनके झगड़े को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई मामूली झगड़ा है। खैर, तुम सही हो, हमें दो लोगों के बीच में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। और मैं तो भैया से छोटा हूँ, तो मेरा उनसे इस बारे में बात करना भी सही नहीं होगा। अब बानी के आने से घर में अनुष्का को कोई पूछता भी नहीं, और इस हालत में वो अब हर समय गुस्से में ही रहने लगती है। अरे भाभी, आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। रजत भैया ने तारीफ की या नहीं? चुप रहो बानी, मेरा मूड आज बात करने का बिल्कुल भी नहीं है। जाओ, जाकर अपना काम करो। लेकिन भाभी, अनुष्का वहां से चली जाती है। पता नहीं भाभी को क्या हो गया है। पिछले 2 दिनों से ये कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ करने लगी है। भगवान करे कि भैया और भाभी के बीच में सब कुछ ठीक हो। फिर एक दिन, अरे वाह बानी, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत ही मजेदार होता है और तुम घर और बाहर दोनों जगह को बखूबी निभाती हो। और ये बात तो एकदम कमाल की है। धन्यवाद माँ जी, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बुज़दिल होने की भी हद होती है माँ जी, और आप तो वो भी पार कर रही हो। इतने सालों तक मैंने आप सबको इतने पकवान बना बना कर खिलाए हैं, लेकिन तब आप सबके मुंह से मेरे लिए तारीफ कभी नहीं निकली। और अब बानी के लिए बराबर तारीफ निकल रही है। और इन सब से यही समझ आता है कि आप लोग कितने एहसान फरामोश हो, और खास करके आप माँ जी। अपनी जबान संभाल कर बात कर अनुष्का। अरे शुरुआत से लेकर आज तक तेरे मुंह पर बस 12 ही बजे हुए होते हैं। तूने कभी कोई अच्छा काम किया है क्या? कभी किसी की इज्जत की है? कभी किसी के साथ खुशी से पेश आई है क्या? नहीं ना, तो क्यों करेंगे हम तुझ जैसी नालायक औरत की तारीफ? अरे माँ जी, जाने दीजिए ना, शाम के समय मत झगड़िए। ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है बानी। ये जो अच्छाई की मूरत बन के फिरती हो ना तुम, ये नाटक करना बंद कर दो। ए अनुष्का, खबरदार जो मेरी बहू को कुछ भी बोला तो। हे भगवान, माँ जी आप तो चुप हो जाइए। और भाभी प्लीज घर में शांति रखिए। पापा जी के आने का समय हो गया है, और उन्होंने आप दोनों को ऐसे देख लिया तो वो गुस्सा करेंगे। अब अनुष्का गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। शादी हो गई तो क्या हुआ, मैं फिर भी अपनी चाल चलूंगी। अगले हफ्ते गर्व की सीए की एग्जाम है, लेकिन मेरे होते हुए वो एग्जाम ही नहीं दे पाएगा। फिर जब गर्व की एग्जाम होती है, उस दिन अनुष्का सबके उठने से पहले ही गर्व की गाड़ी के पेट्रोल की टंकी में होल कर देती है। अब आएगा मजा। एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले ही गर्व की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और फिर वो एग्जाम दे ही नहीं पाएगा। और उसके बाद टूटेगी उसकी और बानी की शादी। फिर गर्व उसी गाड़ी में सवार होकर एग्जाम देने के लिए निकल जाता है, लेकिन आधे रास्ते तक पहुंचने पर उसकी गाड़ी रुक जाती है। ओ गॉड, ये क्या हुआ? सारा पेट्रोल खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, ऑनलाइन मैप पे देखता हूँ कि आसपास कोई पेट्रोल पंप है क्या। लेकिन जब वो अपना फोन देखता है, तब नेटवर्क जा चुका होता है, और वो अब एग्जाम के लिए दौड़कर जाने लगता है। नहीं गर्व, तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। तुझे सीए तो बनकर ही रहना है। इतनी दूर तक आया है तो खाली हाथ जाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जीत हासिल करने के लिए। गर्व हिम्मत नहीं हारता, और वो दौड़ते हुए एग्जाम हॉल तक पहुंच जाता है, और आखिरकार वो एग्जाम दे ही देता है। फिर रात में जब ये बात अनुष्का को पता चलती है, तभी अरे नहीं,
मेरी तो ये चाल भी नाकामयाब हो गई। अगर ये सच में से ये बन गया तो? नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब अनुष्का बहुत परेशान हो जाती है। ये सब क्या है अनुष्का? अरे तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे रूम में आने से पहले पूरा रूम ठंडा चाहिए, तो एसी ऑन करना कैसे भूल गई तुम? और आज भी तुमने मेरी अलमारी की सफाई नहीं की है। अरे करती क्या हो तुम दिन भर? बस आराम फरमाना आता है तुम्हें। माफ करना रजत, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए आज मैंने ये काम नहीं किए। अरे बंद करो अपना ये नाटक, बस बहाने देना आता है तुम्हें, कामचोर कहीं की। अनुष्का और रजत के बीच बढ़ते तनाव को देखकर बानी और गर्व की चिंता भी बढ़ जाती है। वही कुछ दिनों के बाद गर्व का रिजल्ट आ जाता है और वो सीए बन ही जाता है, जिससे घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और उसी दिन अनुष्का और रजत की शादी की सालगिरह भी होती है, लेकिन वो बेचारी उदास बैठी होती है। आज मेरी शादी की सालगिरह है, लेकिन मैं रजत से क्या ही उम्मीद रखूं? जो आदमी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, वो मुझे सालगिरह की बधाई क्या ही देगा? कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। उतने में वहां पर रजत आता है और वो उसे एक गिफ्ट देता है। शादी की सालगिरह मुबारक हो मेरी जान, ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। रजत तुम, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? नहीं अनुष्का, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि हकीकत है। और मुझे माफ कर दो अनुष्का, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मुझे बानी और गर्भ ने समझाया कि मैं कितना गलत हूं और मुझे तुम्हें प्यार और समय देना चाहिए। बाकी चीजों का गुस्सा में तुम पे ना उतार कर तुम्हारे साथ अपना सुख दुख बांटना चाहिए। क्या? सच में? शुक्रिया रजत, तुम्हें भी ये सालगिरह बहुत मुबारक हो। अब अनुष्का को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। फिर वो बानी और गर्भ के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताती है। मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मैंने बहुत बुरा किया है, लेकिन आज जब रजत ने मुझे ये बताया कि तुम दोनों के कारण ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, तब मुझे भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। जिन लोगों को मैं अलग करना चाहती थी, आज उन्हीं के कारण मैं और मेरे पति फिर से एक हो पाए हैं। मैं आप दोनों से तहे दिल से माफी मांगती हूँ। प्लीज भाभी, आप इस तरह से हाथ मत जोड़िए। आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हमें खुशी तो इस बात की है कि आपको आखिर में अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हाँ भाभी, आपकी आंखों से और बातों से ये साफ झलक रहा है कि आपको वाकई में आपकी गलती का एहसास हो गया है। अब बताइए, अब तो आप अपनी देवरानी को अपनाओगी ना? हाँ बानी, बिल्कुल अपनाऊंगी। तो दीजिए मुझे एक जोर की झप्पी। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और सभी साथ मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। आरोही फौरन समर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उसे वहां पर एडमिट किया जाता है। हे भगवान, ये सब मेरी ही लापरवाही के कारण हुआ है, बेचारा मेरा बेटा। फिर आरोही घबराकर अरविंद को भी वहीं पर बुला लेती है। आरोही, तुम चिंता मत करो, उसे बहुत तेज बुखार आया है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे एडमिट किया है। 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। हाँ अरविंद, उम्मीद तो अब यही है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन आरोही, तुम ऐसी हालत में उसे छोड़कर गई ही क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, इसीलिए मैं पार्टी में चली गई। उस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर विराट का अच्छा दोस्त होता है और वो विराट को फोन करके समर के एडमिट होने की खबर दे देता है, जिसके बाद विराट तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। थैंक यू सो मच ऋषभ कि तूने मुझे कॉल करके मेरे बेटे के बारे में बताया। अभी कैसी है उसकी तबीयत? अभी तो उसका बुखार कम हुआ है, लेकिन अगर भाभी ने उसे लाने में थोड़ी और देर कर दी होती ना, तो शायद उसकी हालत और ज्यादा गंभीर हो जाती। अच्छा, तो ये डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है। लेकिन डॉक्टर ऋषभ,
इसे बताकर आपने बिल्कुल सही नहीं किया। अरे चुप करो तुम। इसने बिल्कुल सही किया है। एक तो तुम्हारे कारण मेरा बेटा अंदर एडमिट हुआ है और ऊपर से तुम यहाँ पर खड़े रहकर मेरे दोस्त को ही डांट रही हो। अरे और कितनी बेशरम बनोगी तुम। ज्यादा मत बोलो विराट। ये तुम्हारा घर नहीं है, हॉस्पिटल में खड़े हैं हम। बोलूंगा मैं। अब तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। अरे तुम्हें क्या लगता है कि बोलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? अब मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ, अरे मैं भी यहीं पर बैठी हूँ। हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ उसे। देखिए, आप दोनों यहाँ पर बहस मत कीजिए और जो समर बोलेगा अब से वही कीजिए। कुछ ही दिनों में समर ठीक हो जाता है। तभी, चलो समर बेटा, अब तुम्हें डिस्चार्ज मिल चुका है। नहीं मम्मा, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। मुझे पापा के साथ जाना है, अपने दादू दादी के पास। क्या? लेकिन क्यों बेटा, तुम्हें मम्मा के पास क्यों नहीं जाना? नहीं पापा, मैं वहां पर अकेला रहता हूँ। मम्मा तो मुझे समय भी नहीं देती और मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं करती। क्या? हाँ पापा, और तो और मुझे जो खाने में पसंद है वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं देती। मुझे दादी के हाथ का खाने का बहुत मन कर रहा है और अब मुझे मम्मा के पास नहीं जाना है। आप मुझे अपने साथ ही लेकर चलो पप्पा। ठीक है समर बेटा, जरूर। देख लिया ना आरोही। समर, ये सब बातें बनाना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ ही चलो। नहीं मम्मा, मुझे पापा के घर जाना है, आपके घर नहीं। मैंने कहा ना चलो। देखो आरोही, तुम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। समर ने कह दिया सो कह दिया। चलो समर। फिर विराट समर को अपने साथ लेकर जाता है और ये सब देखकर भी आरोही कुछ भी नहीं कर पाती। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो उसके साथ चला गया। देखो आरोही, तुम्हें समर को वक्त और प्यार देना चाहिए था, वरना आज वो इस तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। आरोही को इस बात का बहुत दुख होता है और वो अब हर समय पहले से भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। वही समर अपने पापा के घर जाकर बहुत खुश हो जाता है। ये लो बेटा, तुम्हारे पसंद के गुलाब जामुन। वाह दादी, ये गुलाब जामुन तो बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। मैंने आपके हाथ के खाने को बहुत मिस किया। और दादू, अब हम साथ में लूडो खेलेंगे और मैं आपको हराऊंगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। चलो अच्छा ही है जो अब मेरा बेटा फिर से मेरे पास आ गया है। आरोही तो कभी सुधरने वाली नहीं है, इसीलिए अब मैं उसे भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करूंगा। आरोही के मायके वाले भी समर से मिलने चले जाते हैं और सब उसे खूब लाड़ प्यार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोही घर में बैठे हुए समर को बहुत याद करती है। रोज जब मैं काम से घर पर आती थी तो समर मेरा इंतजार करते हुए बालकनी में बैठा रहता था, लेकिन आज ये बालकनी सूनी लग रही है। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ बेटा। मैंने तो हमेशा ही तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझ में थोड़ी कमियां रह गई, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था बेटा। फिर एक दिन जब आरोही बाजार में कुछ सामान खरीदने जाती है, तभी उसे वहां पर बरखा मिलती है। अरे बहू, तू यहाँ पर क्यों? ये बाजार क्या आपने खरीद के रखा है क्या? अरे अब मैंने तुझसे ठीक से बात की है तो तू भी ठीक से जवाब देना। क्यों इतना गुस्सा कर रही है तू? देखिए माँ जी, आप मेरे रास्ते से हट जाइए और मुझे आगे जाने दीजिए। लेकिन बहू, अरे कब तक ऐसे गुस्से में रहेगी तू? अब तो समर भी अपने घर आ गया है, कमी तो बस तेरी है। फिर हमारा पूरा परिवार एक हो जाएगा। बस थोड़ा सा बदलाव ला दे अपने स्वभाव में। तूने तो हमेशा मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उसके बाद भी मैंने आज तक तुझसे यही कहा है, चल घर पर, अकेली मत रह, मत तोड़ सारे रिश्ते। मुझे कहीं भी नहीं आना है। मेरी जिंदगी में अब एक ही लक्ष्य है और वो है पैसा कमाना और चैन से जीना। मैं अब आगे बढ़ रही हूँ, तो आप मुझे फिर से पीछे मत खींचिए।
लेकिन बहू, इतना पैसा कमाने का क्या फायदा जब तेरा असली धन ही तेरे पास नहीं है। मतलब असली धन यानी तेरा परिवार। हम जीवन भर बस पैसे कमाने के पीछे अपने रिश्तों को खो देते हैं। लेकिन तू ये गलती मत कर बेटा, क्योंकि आगे जाकर तू बहुत पछताएगी। बस माँ जी बस, आज के लिए इतना ज्ञान बहुत हो गया। अब आगे बढ़िए और मुझे भी जाने दीजिए। और हाँ, मेरे बेटे का ख्याल रखना। फिर आ रही बरखा को हटाकर आगे निकल जाती है। और बरखा जब घर पहुंचती है तब विराट और हसमुख को ये सारी बातें बताती है। लेकिन माँ, आपको उससे बात करने की क्या जरूरत थी? अरे वो औरत जब जब आपसे मिलती है तब तब वो आपका अपमान ही करती है। अरे वो काम से जा चुकी है। उसे अगर भगवान भी आकर बोले ना कि सुधर जाओ, तब भी वो नहीं सुधरेगी। हाँ बरखा, तुम उसे अपने हाल पर ही छोड़ दो। ये सब मुश्किल तो है, लेकिन अब आप दोनों की बातों को सुनकर मुझे भी यही लगता है कि मुझे उसे उसके हाल पर छोड़ना चाहिए। फिर एक दिन ऑफिस में, आरोही, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो दरअसल, देखो अरविंद, मेरा दिमाग तो पहले से बहुत खराब हो चुका है, इसीलिए अभी नहीं। अभी तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन आरोही, प्लीज अरविंद, चले जाओ यहाँ से। क्यों अपनी मनहूस शक्ल लेकर आ जाते हो मेरा मूड खराब करने? ठीक है आरोही, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही सही। नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे पास बात करने के लिए। वही सुनीता और बरखा दोनों समधन समर को पार्क में खेलने के लिए लेकर जाती है। तभी, कितना खुश लग रहा है ना हमारा समर। हाँ सुनीता जी, इतने दिनों बाद वो अपने परिवार वालों से मिला है, अच्छा अच्छा खाना खाया है, फिर क्यों नहीं होगा वो खुश? वरना बहू के साथ रहकर वो कितना दुबला पतला हो गया था। सच में हमारे समर को किसी की नजर ना लगे। माफ करना सुनीता जी, लेकिन आरोही आपकी बेटी होकर भी वो आपकी तरह कभी बन ही नहीं पाई। उसने तो किसी की भी इज्जत नहीं की, सबका तिरस्कार ही किया है, और अब वो एकदम अकेली पड़ चुकी है। हाँ बरखा जी, आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मेरी ही बेटी है वो, लेकिन सच कहूँ तो वो उसी लायक है, क्योंकि उसने जो सबके साथ किया है ना, उसके बाद उसे अकेले ही रहना चाहिए। ऐसे ही एक रात, समर बेटा, आज कौन सी स्टोरी सुनना है तुम्हें? कोई भी पापा, जो आपको पसंद है। आपको पता है, मम्मा को मैं रोज सोते समय मुझे स्टोरी बुक में से स्टोरी सुनाने के लिए कहता था, लेकिन वो मुझे कभी नहीं सुनाती थी। मैंने आपका मुझे स्टोरी सुनाना बहुत मिस किया पप्पा। लव यू पप्पा। लव यू टू बच्चे। वैसे अगर तुम्हें अपनी मम्मा से मिलने की इच्छा हो ना, तो तुम मुझसे कभी भी मिल सकते हो। उसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। नहीं पप्पा, मैं अब मम्मा से कभी मिलना नहीं चाहता, क्योंकि वो मुझे फिर से अपने साथ कहीं दूर लेकर जाएगी और मैं आप सबसे कभी नहीं मिल पाऊंगा और मैं पूरी तरह अकेला पड़ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। फिर एक दिन अचानक से आरोही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो उस वक्त अरविंद को कॉल करती है। हेलो अरविंद, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, प्लीज यहाँ पर जल्दी आओ ना और मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अब तो मुझ में खड़े होने की भी ताकत नहीं है। नहीं आरोही, मैं वहां पर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया है, और उस दिन जब मैं मुसीबत में था और तुमसे मदद मांगने आया था, तब तुमने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। अरे तुम्हारा मूड तो हमेशा खराब ही रहता है और अपने मूड के हिसाब से ही तुम मुझसे बातचीत करती हो। अब सोचो, अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करता तब तुम्हें कैसा लगता? माफ कर दो अरविंद, लेकिन मेरे मन में वैसा कुछ भी नहीं था। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। नहीं आरोही, अब तक मैंने तुम्हें बहुत समझ के लिया है, लेकिन अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि तुमसे तुम्हारे अपनों ने सारे रिश्ते नाते क्यों तोड़ दिए हैं और तुम्हारा ही बेटा तुम्हें छोड़कर अपने पिता के पास क्यों चला गया। अरे तुम जिस तरह से सबके साथ पेश आती हो ना, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए।
इतना कहकर अरविंद फोन कॉल कट कर देता है और उसकी बातें सुनकर आरोही बहुत रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं अपना दर्द? मैंने तो सबको खो दिया है, कोई नहीं है मेरे पास। उस हालात में आरोही को बहुत अकेलापन महसूस होता है और उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो रोकर अपने भाई रमन को कॉल करती है और उसकी बातें सुनकर रमन उसे वहां पर लेने आता है, जिसके बाद उसे मायके में ही एक कमरे में एडमिट किया जाता है और वो 2 दिन में ठीक हो जाती है। माँ, पापा, नेहा, रमन, मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया है और मैं काफी शर्मिंदा भी हूँ। मुझे सच में माफ कर दो। आरोही, तू हमारी ही बेटी है और हम लोग अगर तुझे माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन अगर तुझे सच में माफी मांगनी ही है तो वो ससुराल वालों से मांगनी चाहिए और खास करके अपने बेटे से। हाँ बेटा, सुनीता एकदम सही कह रही है। जाओ, सब कुछ ठीक कर दो, क्योंकि तेरे ससुराल वालों का बहुत दिल दुखा है और तुम्हें उनसे माफी तो मांगनी ही चाहिए। हाँ दीदी, मुझे कभी नहीं लगा था कि आपको अपनी गलती का एहसास भी होगा, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी आंखें खुल गई। फिर आरोही अपने ससुराल पहुंच जाती है और वो उन लोगों से माफी मांगती है, लेकिन तभी, नहीं आरोही, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, चली जाओ यहाँ से। हाँ बहू, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। अरे अब जब तुम अकेली पड़ गई हो तब बराबर तुम्हें अपने ससुराल वालों की याद आ रही है। अरे तुम तो अकेली ही रहो, वही हम सबके लिए अच्छा है, और दोबारा यहाँ पर आने की भूल कभी मत करना। ये आप सब क्या कह रहे हो? प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं सच में सुधरना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका है कि इंसान की असली धन दौलत पैसा नहीं बल्कि उसके अपने लोग होते हैं, और मैंने अपनों का दिल बहुत दुखाया है। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो सुधरने का। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ। समर बेटा, बेटा तुम तो कुछ बोलो, तुम्हें तो मम्मा चाहिए ना? माफ करोगे ना अपनी मम्मा को? नहीं नहीं, मुझे मम्मा नहीं चाहिए, मुझे तो बस पापा के साथ रहना है और मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा, इसलिए आप यहाँ से चली जाओ। क्या? नहीं बेटा, प्लीज ऐसा मत बोलो और मुझे माफ कर दो। आरोही अपने ससुराल वालों का गुस्सा देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। विराट, मैं एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। माँ जी, पापा जी, मैं एक सर्वगुण संपन्न बहू भी बनूंगी। और समर बेटा, मैं दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। लेकिन बस एक बार सब कुछ भूलकर मुझे अपना लो। मुझे एक आखिरी मौका दे दो। तभी सभी लोग अचानक से हंसने लगते हैं और ये देखकर आरोही एकदम हैरान रह जाती है। ये क्या? आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि हम सब बस गुस्सा होने का नाटक कर रहे थे। क्या? हाँ मम्मा, हम सब आपको माफ करते हैं और हाँ, अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे और हमारा परिवार फिर से पूरा हो जाएगा। धन्यवाद बेटा। और इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और आरोही अब सुधर कर अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन बिताती है।